हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वानखेड़े और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का। अभी हमने लास्ट वीडियो में वैल्यू एडेड मेथड देख लिया और वैल्यू एडेड मेथड के बाद ये हमारी अगली मेथड इनकम मेथड। ओके, अब नाम से ही क्लियर है कि इनकम मेथड क्या है। और पहले आपको बता दूं, ये जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा हूँ ये क्लासरूम स्टाइल है, तो इसमें हम जो मेथड्स हैं उनको मेरे तरीके से समझ रहे हैं कि जो याद रखने और समझने में भी आसानी है। तो हो सकता है कि सीक्वेंस थोड़ा किताब के अकॉर्डिंग आगे पीछे हो सकता है या आपको डायरेक्टली एग्जैक्टली वैसी थ्योरी ना मिले, लेकिन ये समझने में और याद रखने में काफी आसान है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। इनकम मेथड क्या है पहले एक बार थोड़ा रीड कर लेते हैं उसके बारे में। मेजर्स नेशनल इनकम फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ फैक्टर इनकम। मैंने कहा कि नाम से ही क्लियर है कि इनकम मेथड, तो इनकम मेथड मतलब जिसमें इनकम की बात हो। और नेशनल इनकम में दो तरीके की इनकम हमने देखी है अभी तक चैप्टर में, एक है फैक्टर इनकम और एक है ट्रांसफर इनकम। अब हमको ये पता है ट्रांसफर इनकम तो हम काउंट करते नहीं, क्योंकि ट्रांसफर इनकम किसी मेहनत के बदले में नहीं मिलती। ट्रांसफर इनकम के बदले में कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दी जाती। बिना उस प्रोडक्टिव सर्विस के जो पैसा मिलता है उसको हम नेशनल इनकम में काउंट ही नहीं करते। तो बची कौन सी? फैक्टर इनकम। मतलब ये नेशनल इनकम को मेजर करता है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम के पर्सपेक्टिव से। ओके, देन इनकम ऑफ रेसिडेंट्स फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज। ये वाली जो इनकम मेथड है इसमें किसकी इनकम काउंट की जाती है? इनकम ऑफ रेसिडेंट्स। ओके, अब रेसिडेंट्स से कुछ याद आ रहा है? रेसिडेंट के साथ डोमेस्टिक पढ़ा था कि ऐसा भी रेसिडेंट हो सकता है जो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जाके कमा रहा हो, पर वो रेसिडेंट हमारी कंट्री का है। तो रेसिडेंट इंडिया का है, कहीं भी रह रहा है, यदि वो भी कुछ कमा रहा है मेहनत करके, उसकी कोई फैक्टर सर्विसेज के बदले में उसकी कुछ पैसे आ रहे हैं, इनकम आ रही है, वो काउंट होगा नेशनल इनकम। ठीक, तो इनकम मेथड में सारे रेसिडेंट्स की इनकम, चाहे वो कहीं भी कमा रहे हो। देन all incomes that accrue to factors of production are summed up। मतलब ये वही चीज फिर से लिखी है कि जो सारी इनकम है अक्रूड यानी कि किसकी तरफ इंडिकेटेड है, किसकी वजह से आई है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से जो इनकम आती है वो कौन सी होती है? वेजेस, प्रॉफिट्स, रेंट, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें। ठीक है, ये इनकम का फॉर्म है ना अलग अलग। ओके, ठीक, ये हमने पढ़ा था। 4 factors of production, 4 types of income, fine। डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड, ये इसके दो और नाम है। मतलब इसको इनकम मेथड के अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी कहा जाता है या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड भी। क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड इसलिए कहा जाता है? जो प्रोडक्शन हाउस रहते हैं, जो भी फर्म्स हैं, वो अपना अपना जो उनका शेयर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है लोगों में, कि किसी का सैलरी का शेयर है, किसी का रेंट का शेयर है, किसी का इंटरेस्ट का शेयर है, किसी का प्रॉफिट का शेयर है, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन को मिला लेते हैं, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर। फैक्टर पेमेंट तो बड़ा क्लियर है, क्योंकि ये जो फैक्टर इनकम हो रही है, मैंने कहा था हमारे लिए फैक्टर इनकम और उनके लिए, फर्म्स के लिए फैक्टर पेमेंट। हमारे लिए मतलब हाउस होल्ड के लिए जो इनकम है फैक्टर इनकम, वो फर्म्स के लिए फैक्टर पेमेंट। ठीक है, सो ये इनकम मेथड के बारे में था। अब ये इनकम मेथड की थोड़ी सी थ्योरी थी, अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूला की तरफ कि इसका फॉर्मूला क्या है। एक बार ये नोट करो, मैं थोड़ा एक क्लिक कर दूं। तो ये फॉर्मूला है। मैंने आपसे कहा था कि हमको क्या करना है, हमको मेन फॉर्मूला याद रखना है। जो बॉक्स के अंदर बनेगा वो मेन फॉर्मूला है, तो बॉक्स वाला मेन फॉर्मूला हम याद रखेंगे और बाकी के फॉर्मूला हम उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। ठीक, तो देखो सबसे मेन फॉर्मूला क्या है? एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस मिक्स्ड इनकम। याद रखने का इतना ही मेन फॉर्मूला। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये तीन चीजें, और साथ में ये कि एनडीपीएफसी निकाला है। एनडीपीएफसी क्यों निकाला है? क्योंकि अभी हम किसकी इनकम निकाल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जो जो रेसिडेंट्स हैं उनकी इनकम क्या है। जो इनकम बाहर से आने वाली है वो अभी हम इंटरनल में तो काउंट नहीं कर रहे। काउंट करेंगे, ऐड करेंगे नेशनल इनकम निकालने के लिए, लेकिन पहला कैलकुलेशन डोमेस्टिक का तो कर ले,
फिर बाद में पता लग जाएगा कि बाहर से कितने हैं, उस चीज को उसमें ऐड कर देंगे तो आपका नेशनल आ जाएगा। एनएनपीएफसी निकालना है अल्टीमेटली, राइट। तो ये पूरा प्लस एनएफआईएफए कर देंगे हम, तो वो देखेंगे बाद में, है ना। एनडीपीएफसी सबसे पहले, एनडीपीएफसी या इनकम मेथड में ये जो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। अब देखो इनकम किस किस की होती है। इनकम होती है सबसे पहले तो उन लोगों की जो लोग जॉब कर रहे हैं, तो मतलब वो कहीं के एम्प्लॉय है। यदि वो एम्प्लॉय है तो उनकी सैलरी वगैरह मिलेगी। सैलरी मिलेगी तो सैलरी या तो उनको पैसे मिलेंगे कैश वगैरह, या फिर उनको कोई जैसे घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, कोई इंश्योरेंस का पेमेंट, ये सब भी खर्चे हैं। मतलब फैसिलिटीज भी मिल सकती है और कैश भी मिल सकता है, और दोनों मिलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैश मिल रहा है तो फैसिलिटी नहीं मिल रही, फैसिलिटी मिल रही तो कैश नहीं मिल रहा, दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो वो उसके अलावा यदि और कुछ एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहा है तो ठीक। दूसरे लोग वो होते हैं जिनका बिजनेस होता है, जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, या तो वो पैसे देने के फॉर्म में बिजनेस में इन्वॉल्व है, या तो फिर वो खुद करने के मामले में बिजनेस में इन्वॉल्व है। अपनी प्रॉपर्टी किसी को उन्होंने रेंट पे दे रखी है, उसके बदले में पैसा ले रहे हैं, या फिर अपनी प्रॉपर्टी पे कोई और काम कर रहा है उसके बदले में रॉयल्टी वगैरह ले रहे हैं। मतलब ये एक इनकम का तरीका है। इसके अलावा एक और इनकम का तरीका है, वो इनकम उन लोगों की जो इन पहली दोनों कैटेगरी में नहीं है। मतलब ना तो वो आए किसी कंपनी के एम्प्लॉय में, ना तो वो किसी ऐसे बिजनेस में आए जिसका बिजनेस का रेंट वगैरह या प्रॉफिट इंटरेस्ट से काम हो रहा है। वो खुद अपना काम कर रहे, सारे काम खुद ही कर रहे, तो वो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं, जो खुद अपनी कंपनी चला रहे हैं, अपना छोटा शॉप चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, और उसी में सारे टाइप के काम खुद ही कर रहे हैं, तो उनकी इनकम पहले दोनों में कहीं भी ऐड नहीं हुई है, तो उनके लिए अलग से तीसरा रख लिया मिक्स्ड इनकम, ठीक। तो अब देखो इसको देखते हैं। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय याद करने में इजी है, शॉर्ट फॉर्म मैंने इसलिए लिख रखा है, वो यहां लिखता हूं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। तो बच्चों को लगता है सर कितना बड़ा फॉर्मूला है, ये छोटा सा, ठीक है। ये मैं तो इसको भी मिक्स इनकम को एमआई लिख देता, पर वो फिर वो तो क्या है, एमआई मतलब चाइना वाला केस ना गड़बड़ा जाए, और दूसरा फिर वो मुंबई इंडियंस भी नहीं। मिक्स इनकम यहाँ पे स्पेसिफिकली इसलिए लिख दिया, ठीक। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यदि क्वेश्चन में कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है तब तो ठीक है, आपको वही लिखना है। यदि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया तो फिर देखते हैं क्या क्या। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है एम्प्लॉय को मिलने वाला जो भी पैसा या जो भी फैसिलिटीज है वो सबको मिला के कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। उसको नहीं दिया गया यदि क्वेश्चन में, तो उसको कैसे बनाएंगे, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, कैश में जो पैसा मिल रहा है वो, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, मतलब एज अ फैसिलिटी जो मिल रहा है, कैश हाथ में पूरे नोट वगैरह रुपीस नहीं मिल रहे, वो काइंड में फैसिलिटी के फॉर्म में मिल रहा है, वो भी एक तरीके का कॉम्पेंसेशन ही है। सो वो भी ऐड। अब लास्ट वन इसमें एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, देखो यहां ध्यान देना बेटा, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी में मतलब क्या, सोशल सिक्योरिटी मतलब क्या, सोशल सिक्योरिटी मतलब प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुटी, ग्रेचुटी या प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है कि यदि मैं फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी 10,000 रुपीज की है, और 10,000 रुपीज में से 1,000 रुपीज मैं अपने प्रोविडेंट फंड के अकाउंट पे ट्रांसफर करता हूं, तो कंपनी भी 1,000 रुपीज मेरे प्रोविडेंट फंड के अकाउंट पे ट्रांसफर करेगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि यदि मैं 10,000 कंट्रीब्यूट करूंगा तो कंपनी भी 10,000 ही करेगी, उसको कुछ परसेंटेज रहता है, ठीक है। और जो म्यूचुअली डिसाइड करना पड़ता है कंपनी के और एम्प्लॉय के बीच। लेकिन ये वो पैसा है जो ना तो कैश इन काइंड में आया, कैश एंड काइंड दोनों में ही नहीं आया, ना तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में, ना वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में, दोनों में ही जो चीज आई नहीं है उसको हमने यहाँ पे कंसिडर किया। मतलब एम्प्लॉयर की तरफ से, एम्प्लॉयर कौन, नौकरी देने वाला, एम्प्लॉयर की तरफ से जो जो चीजें हमको मिल रही है, वो चाहे कैश हो चाहे काइंड हो, उसमें भी जो इंक्लूड नहीं हुआ, दैट एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम द एम्प्लॉयर वी आर एडिंग हियर, बिकॉज व्हाट इज अवर पर्पस इज टू कैलकुलेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का पूरा कॉम्पेंसेशन। लेकिन ये जो आखिरी चीज थी ये तो इन दोनों में आई ही, ठीक है। तो प्रैक्टिकली आपको कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय याद रखना है, लेकिन यदि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय नाम की चीज आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं दी हुई है, तो फिर आपको इन तीनों को ऐड करके अपना कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय खुद बनाना, ठीक।
तो ये पहला कंपोनेंट था इनकम मेथड का। दूसरा कंपोनेंट क्या है? दूसरा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब क्या? ऑपरेट करने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी को ऑपरेट करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर ऐसा कुछ है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है, कहीं पे मेरी शॉप है या जमीन है और मैंने किसी को रेंट पे दी है वो यूज करने के लिए, तो वो चीजें इसमें आएंगी। तो पहले देख लेते क्या क्या आएगा इसमें। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट तो आप सबको पता है, रेंट हमने देखा था, लैंड वगैरह या किसी चीज के बदले में जो मिलता है वो रेंट। रेंट इज अ इनकम। इज इट इंक्लूडेड इन दिस सैलरी? इसका इससे कुछ लेना देना नहीं। ये रेंट मेरी प्रॉपर्टी के बदले में मुझे मिल रही है, तो रेंट किसी रेसिडेंट की इनकम है जो हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए काउंट करना है। देन रॉयल्टी। सो मान लो फॉर एग्जांपल मेरे कोल माइंस, तो कोयले की खदानें हैं और मैं तो टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो फिर मैं कहाँ से जाऊंगा तुम लोग को छोड़ के, क्लास छोड़ के तो नहीं जा सकते। तो मैं क्या करूंगा, किसी कॉन्ट्रैक्टर को उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा, भाई आप देखो जो भी आपका कोल वगैरह उसमें से निकलता है उसका एक आप परसेंटेज मुझे दे देना। वो जो है वो रॉयल्टी है, क्योंकि मैं वो बिजनेस नहीं कर रहा इसलिए वो मेरा प्रॉफिट नहीं है। मैं अपनी जमीन का किराया भी नहीं ले रहा, जमीन तो अभी भी मेरी है और मैं ही रह रहा हूं वहां पे, लेकिन मैं रॉयल्टी ले रहा हूं जो बिजनेस उन्होंने वहां से निकाला उसके बदले में जो। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इनकम। ठीक, रेंट, रॉयल्टी। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। मैंने अपना पैसा किसी को दिया है, उसने वो पैसा अपने बिजनेस वगैरह कहीं पे यूज किया और बदले में मुझे उसने इनकम ला के दी, तो वो जो मेरा इंटरेस्ट है वो ना तो मेरी सैलरी है, ना तो किराया है, ना तो रॉयल्टी, वो इंटरेस्ट है। ये तीन चीजें हम अपनी प्रॉपर्टी से कमाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। याद रखने के लिए क्या याद रखना है? ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में दिया हो और चाहे उसके बाद ये सारी चीजें भी दी हो, हमको सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस लेना है। यदि ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो इनको ऐड करना है। और आखिरी चीज क्या ऐड करनी है इसमें? प्रॉफिट। प्रॉफिट किसकी इनकम है? प्रॉफिट है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। अब मतलब आपने एक एंटरप्राइज खोली है, आपने सारा बिजनेस का रिस्क लिया है और आपको जो एंड में पैसा बचा, सबको सैलरी वगैरह, रेंट वगैरह सब कुछ देने के बाद वो जो प्रॉफिट आपके पास बचा, वो प्रॉफिट आपकी इनकम है। अब ना तो वो आपकी सैलरी है, ना तो वो आपका रेंट है, ये आपका कुछ भी नहीं। ये इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ये दोनों में, ये दूसरा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में ये चार चीजें आ गई। अब देखो, देश का सोचो, पूरी इकोनॉमी में एक सेगमेंट छूट गया। जो लोग जॉब करते थे उनको उनका पैसा हमने कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में कैलकुलेट कर लिया। जो लोग बिजनेस करते थे उनको ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने देख लिया, या जो अपनी प्रॉपर्टी गिरवे रख रहे थे या किसी को रेंट पे दे रहे थे हमने उसका भी पैसा काउंट कर लिया। लेकिन एक सेगमेंट अभी भी रह गया। क्या ऐसा कोई है जो जॉब नहीं कर रहा, जो रेंट नहीं दे रहा, जो प्रॉफिट नहीं कमा रहा, लेकिन फिर भी वो इनकम कुछ कमा रहा है, फिर भी उसके पास कुछ पैसा है? ऐसे कोई लोग होते हैं क्या? ऐसे लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। ऐसे वो लोग होते हैं जो अपना खुद का काम कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब बार्बर, अब वो हेयर कटिंग करके पैसा कमाता है, उस लगभग सारे काम अपने खुद ही करता है। इसी को आप देखेंगे, एक चार्टेड अकाउंटेंट, एक लॉयर, एक डॉक्टर अपना घर पे क्लिनिक खोल के बैठा है। एक लॉयर अपने घर पे अपने कंसल्टेंसी करता है, एक चार्टेड अकाउंटेंट अपने घर पे बैठ के ऑडिट्स करता है और उसके पैसे चार्ज करता है। वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। वो देखना इनमें से कहीं भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो कमा रहे हैं वो उनका प्रॉफिट नहीं है, वो जो कमा रहे हैं वो उनकी सैलरी नहीं है। अभी उसके अंदर उनकी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, तो वो जो काम कर रहे हैं कुछ उनकी सैलरी का पार्ट होगा, कुछ हिस्सा उनका रेंट भी होगा, कुछ हिस्सा उनका प्रॉफिट भी होगा, कुछ हिस्सा उनका खुद का इंटरेस्ट भी होगा, क्योंकि उन्होंने अपना ही पैसा अपने बिजनेस में लगाया। तो ये सारे अलग अलग से उनको डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते, तो उनके सबके लिए एक अलग से हमने बना दिया मिक्स्ड इनकम। हमने क्या रखा? एम्प्लॉयज के साथ इसको और लास्ट पे हमने रख दिया
मिक्स्ड इनकम, ये मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड नाम से भी दिया रहता है, ठीक है। तो मिक्स्ड इनकम और मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड वो एक ही चीज है। तो इन तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, एनडीपीएफसी, ये हमारी डोमेस्टिक इनकम। अभी ये क्या है, एनडीपीएफसी हमको पता है हमारी डोमेस्टिक इनकम है, और ये जो हमारी डोमेस्टिक इनकम अभी हम कमा रहे हैं, हमको क्वेश्चन में क्या निकालना आता है, नेशनल इनकम। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड में डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। अब डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, सिखाया क्या सर ने आपको, हाँ कुछ वीडियो पहले ही सिखाया, कन्वर्जन करना। तो एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कर देंगे, डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। तो ये चीजें आ गई। एक चीज और, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट यदि नहीं दिया तो प्रॉफिट कैसे बनाएंगे। देखो यदि प्रॉफिट अलग से नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट किन किन चीजों से मिलकर बनता है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कंपनी टैक्स दे देती है, तो कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक। प्रॉफिट में से कुछ पैसा गवर्नमेंट प्रॉफिट में से कुछ पैसा कंपनी एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है। शेयर होल्डर्स को देती है ना, जितना उनका शेयर होल्डिंग है उनके उसके हिसाब से उनको जो पैसा दिया जाता है वो डिविडेंड, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एंड लास्ट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि इसको रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स या सेविंग्स, मतलब वो पैसा जो कंपनी सेव कर लेती है, वो पैसा जो कंपनी अपने लिए रख लेती है अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए, वो पैसा यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स और सेविंग के फॉर्म में। तो यदि प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप इन तीनों को ऐड करके अपना प्रॉफिट भी बना लेते। याद रखने वाली बात क्या है, यदि इसमें से कुछ भी दिया हो तो यही लिखना है। ऐसा होता है कभी कभी क्वेश्चन में दूसरे नंबर पे ही कॉर्पोरेट टैक्स दिया रहेगा, फिर आपको ये भी दे देंगे डिविडेंड, और उसके बाद नीचे कहीं ऑपरेटिंग सरप्लस भी लिखा होगा। तो यदि ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो फिर तो इधर आना ही नहीं। विवेक सर ने सिखाया है कि जो बॉक्स के अंदर है वो मेन फॉर्मूला है, यदि उसमें से कुछ भी दिया है तो फिर उसको नीचे जाना नहीं। यदि उसमें से कुछ नहीं दिया तो फिर आप पर्टिकुलर्स को रीड करके समझो कि इनमें से कौन सा आप ऐड कर सकते हो, कौन सा उसका पार्ट हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, समझे। तो ये चीज आपका फॉर्मूला था। एक चीज और, इसमें जैसे रेंट वगैरह जो इंक्लूडेड है, इसमें आपको मैंने वर्ड सिखाया था जिसका नाम था इम्प्यूटेड। इम्प्यूटेड वर्ड याद है क्या, देखो आया आया सर, सुना हुआ तो लग रहा है पर पता नहीं क्या। इम्प्यूटेड वो है जो खुद अपनी प्रॉपर्टी का रेंट, जैसे मैं जिस घर में रह रहा हूं उसका भी तो कुछ रेंट होगा, तो वो भी नेशनल इनकम में ऐड होता है। यदि मैं पे नहीं कर रहा वो अलग बात है, लेकिन इम्प्यूटेड रेंट भी ऐड होगा, इम्प्यूटेड इंटरेस्ट भी ऐड होगा। इम्प्यूटेड इंटरेस्ट कैसा, मतलब मैंने पैसा दिया अपनी ही कंपनी को, तो मैंने खुद जब अपनी कंपनी को पैसा दिया तो इंटरेस्ट में अलग से तो पे नहीं करूंगा, लेकिन बनता तो है, तो जो भी मार्केट रेट है उसके हिसाब से वो रेंट और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और वो भी ऐड करते हैं। तो इम्प्यूटेड रेंट और इम्प्यूटेड इंटरेस्ट भी ऐड होता है, ये याद है। फिर से देख लो शॉर्ट में क्या देखा हमने देखा इनकम मेथड। इनकम मेथड में हमने क्या देखा, इनकम मेथड में हमने देखा कि मेन फॉर्मूला है ये वाला, उससे क्या निकलता है, डोमेस्टिक इनकम, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को ऐड करते हैं, उसके अलावा ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड करते हैं, और उसके अलावा मिक्स्ड इनकम को ऐड करते हैं, ठीक। इन तीनों चीजों को ऐड करने के बाद जो हमको मिलता है वो है एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम, ठीक। इन तीनों के जो फर्दर ब्रेकअप है वो भी हमने यहाँ पे लिख दिए, और वो आपको भी जूम करके दिखा दिए थे कि भाई ये सारे ठीक से याद हो जाए। इतना ही इसका फॉर्मूला है। अभी नहीं, ये लिखने में बहुत बड़ा लगता है। मैं आपको बताऊं, 2-3 बार आप इसको देख लो, प्रैक्टिस कर लो, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपको गारंटीड याद हो जाए। ये तो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है मेरा, नेशनल इनकम और उसके मेथड्स, क्योंकि वो बहुत इजी है याद रखने में, और दूसरी चीज उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी तरीके, तो बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, एक से दूसरा अपने आप लिंक हो जाता है। तो ये चीज हमारे इनकम मेथड का फॉर्मूला, ठीक।
अब इनकम मेथड के कैलकुलेशन में कुछ प्रिकॉशंस भी रखने पड़ते हैं, एक बार वो देखिए। अरे कुछ प्रिकॉशंस इनकम मेथड को कैलकुलेट करते वक्त या इसका टोटल लगाते वक्त ये चीज का ध्यान रखें कि इसमें ट्रांसफर इनकम को ऐड नहीं करना है, ट्रांसफर इनकम को ऐड नहीं करना है, क्योंकि ट्रांसफर इनकम कोई प्रोडक्टिव सर्विस या गुड नहीं है, ये किसी भी प्रोडक्शन में एडिशन नहीं कर रहे हैं, तो ट्रांसफर इनकम को ऐड नहीं करेंगे। देन इनकम बाय सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स को भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड हैंड गुड्स को तो हम ऑलरेडी पहले ऐड कर चुके ना, उनकी जो भी वैल्यू थी उसको तो हमने ऐड कर लिया। अब वो तो सिर्फ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा है, वो एक से दूसरे को जा रही है नेशन के लिए, तो कोई नई चीज तो बनी नहीं, करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में तो कुछ ऐड हुआ नहीं, तो सेकेंड हैंड गुड्स के सेलिंग से जो पैसा मिलता है उसको काउंट नहीं किया जाएगा ना। सेम इज फॉर बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। अब ये बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज क्या है, कागज पे ओनरशिप लिख के दी हुई है कि भाई ये रेट रहेगा, अब वो एक से दूसरे को ही तो जा रहा है, उसमें कोई नई चीज प्रोडक्टिव सर्विसेज कहाँ हुई है, कुछ भी नया नहीं हुआ, ठीक। लेकिन इन दोनों को ऐड नहीं करना है, लेकिन जो कमीशन होगा वो ऐड करना है, कमीशन ऐड होगा, ओनली कमीशन, ठीक है, इससे क्रिएट होने वाला कमीशन या ब्रोकरेज, कमीशन या ब्रोकरेज वो ऐड होगा। क्यों भाई, क्योंकि वो तो सर्विस है ना, वो तो सर्विस क्रिएट हुई है, तो वो तो ऐड होगा, ब्रोकरेज या कमीशन, ठीक। विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन्स लाइक विंडफॉल गेन्स यानी कि लॉटरी, आपने कोई रेस जीत ली, आपने घोड़े पे पैसा लगाया, आपका घोड़ा जीत गया, तो वो जो पैसा आया है वो कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले में नहीं आया है, कोई स्कॉलरशिप मिल गई, वो आपको प्रोडक्टिव सर्विसेज के बेसिस पे नहीं मिला है, वो तो आपको अचानक से मिल गया है, वो आपने कोई उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं किए, तो ये भी ऐड नहीं होगा, ये तीनों ऐड नहीं होंगे। उसके बाद इंप्यूटेड वैल्यू ऐड होगी, ये मैंने बताया था, इंप्यूटेड, देखो इंप्यूटेड वैल्यू मतलब ओनर का अपना खुद का मकान जिसमें वो रहता है उसका रेंट, वो तो प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो आपने यूज किया हो, उसके अलावा आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई चीजें प्रोड्यूस की है, उसके थ्रू आपके लिए कोई इनकम हुई है, तो फिर वो भी सब कुछ काउंट होगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन तो हुआ है, ठीक है। सो इंप्यूटेड वैल्यू एडेड होगी। देन लास्ट इज पेमेंट्स आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक टर्म बुक में दी हुई है डेथ ड्यूटीज के नाम से। अब ये जो डेथ ड्यूटीज है ना, ये अब डेथ ड्यूटीज एक्चुअली रहा नहीं है, ये पुरानी टर्म हो चुकी है, इसकी जगह पे इनहेरिटेंस टैक्स, मतलब जो प्रॉपर्टी आपने इनहेरिट की है वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगता है उसको इनहेरिटेंस टैक्स कहा जाता है। ये पहले डेथ ड्यूटीज के नाम से था, इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, एग्जेम्प्टेड है ये टैक्स, टैक्स में काउंट नहीं करते इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के टैक्स को, तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स लगाया ही नहीं जाता इंडिया, तो यहाँ पे ये एग्जेम्प्टेड। बाकी इनमें जो पेमेंट की जाती है वो वाली पेमेंट्स तो आपकी पुरानी वेल्थ से की गई है, आपकी पास्ट सेविंग से की गई है, उसका प्रेजेंट आपके गुड्स एंड सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जो पेमेंट आपकी पुरानी सेविंग में से की गई है उसका भी आप नहीं काउंट कर रहे, स्पेसिफिकली ऐसी चीजों के लिए जो चीजों का नए प्रोडक्शन में कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। सो इफ दे आर नो न्यू प्रोडक्शन, देयर इज नो प्रोडक्टिव सर्विसेज राइट नाउ, so we are not counting, okay, so simple, इसका क्रक्स सिर्फ इतना ही है कि यदि प्रेजेंट गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोडक्शन में कोई चीज हेल्प कर रही है, उस प्रोडक्शन की वजह से यदि आपको कोई इनकम हो रही है तो आप उसको काउंट करें, यदि वो नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको काउंट नहीं करें, ठीक। तो ये हमारी इनकम मेथड थी, ये उसका मेन फॉर्मूला है याद रखने वाला, और उसके बाद में ये उसके सब डिविजन्स हैं जिनको थोड़ा सा हमको फॉर्मूला बनाने के लिए याद रखना है। इतना ही ये है, यहाँ पे इनकम मेथड खत्म होती है। इससे निकलता क्या है, डोमेस्टिक इनकम, ठीक। डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट कैसे करेंगे देख लो भैया, फिर ये ऐसा नहीं हो कि ये बताया नहीं। एनएनपी, एनडीपी, एफसी गिवन है, निकालना है एनएनपी, एफसी
मिटा देता हूँ वरना लोग बोलेंगे सर डोमेस्टिक इनकम एनएनपीएफ से लिख दिया। एनएनपीएफ से निकालना है, एनडीपीएफ से दिया। नेट से नेट कुछ नहीं, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, ठीक। एफसी से एफसी पे कुछ नहीं, प्रोडक्ट से कुछ नहीं, ये हो। तो यदि आपको नेशनल इनकम निकालना है तो एनएनपीएफसी निकालने के लिए ये ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन इनकम मेथड से क्या निकलता है? एनडीपीएफसी। इनकम मेथड से एनडीपीएफसी ही निकलता है, उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करें, ठीक। लास्ट वाली मेथड से क्या निकलता था? जीडीपी एमपी, फिर हमने उसको कन्वर्ट किया, अब एनडीपीएफ से निकला, ठीक। तो ये इनकम मेथड थी। अगली वीडियो में एक्सपेंडिचर मेथड थी। थैंक यू।